हेलो, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल साइट फॉर सिविल सर्विसेज में। साइंस की अगली क्लास शुरू करेंगे आज, और इसमें हम डब्ल्यूबीसी के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले क्लास में हमने आरबीसी के बारे में पढ़ा था। आरबीसी और उसके फंक्शंस क्या हैं, कहाँ बनती है आरबीसी और उसका काम क्या है। ठीक है, तो अब इसमें ये नेक्स्ट क्लास है, इसमें पढ़ेंगे हम डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, अर्थात परिसंचरण तंत्र में जो आपकी कोशिकाएं हैं जो फ्लो का काम करती हैं, तो आरबीसी के साथ साथ में डब्ल्यूबीसी भी फ्लो करती है ब्लड में। डब्ल्यूबीसी का मतलब होता है वाइट ब्लड सेल, अर्थात सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो ये सफ़ेद रक्त कणिकाएं, इनका क्या काम है, इनके क्या फंक्शन है, ये कैसे काम करती हैं, कहाँ बनती हैं, ये सब आज इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं। तो देखिए, ये है आपकी डब्ल्यूबीसी, इसे कहते हैं वाइट ब्लड सेल। क्या कहते हैं इसे? वाइट ब्लड सेल, सफ़ेद रक्त कोशिकाएं या कणिकाएं भी कह सकते हैं आप। वाइट ब्लड सेल क्या है? ये वाइट ब्लड सेल्स, सफ़ेद रक्त कणिकाएं। अवर्णी लवक क्यों लिखा गया है यहाँ? अवर्णी लवक का मतलब है, अवर्णी लवक, अवर्णी लवक का मतलब है कि इनमें रंग नहीं होता। क्या नहीं होता? इनमें रंग नहीं होता। ठीक है, इसका जो नाम है इसे ल्यूकोसाइट कहते हैं। रंग नहीं होने का मतलब क्या है? जैसे इसमें कोई भी वर्णी लवक नहीं पाया जाता, जैसे आरबीसी में, जैसे आरबीसी में वर्णी लवक पाया जाता है। आरबीसी में वर्णी लवक क्या पाया जाता है? हीम। हीम। आरबीसी किसकी बनी होती है? हीमोग्लोबिन की। मैंने आपको बताया था कि हीमोग्लोबिन का मतलब है हीम प्लस ग्लोबिन, यानी कि हीम क्या है? आयरन है, आयरन पिगमेंट, और ग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है। तो जो हीम है, जो आयरन है, वो उसे कलर यानी कि रंग देने का काम करता है, लेकिन इसमें कोई ऐसा पिगमेंट नहीं पाया जाता जो इसे रंग दे। तो ये कैसी होती है? रंगहीन होती है, अर्थात वाइट होती है। ठीक है, तो ये कैसी है आपकी? वाइट ब्लड सेल। तो वाइट ब्लड सेल देखिए कहाँ पे है? ये जो आपकी चमक रही है आपकी, ये वाइट ब्लड सेल ही है। ये क्या है आपकी? वाइट ब्लड सेल। ठीक है, यह है आपकी वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी। ठीक, अब देखिए आगे चलते हैं, इसमें इसके बारे में पढ़ते हैं। ये प्रतिरक्षा तंत्र का काम करती है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो देखिए जो आपका आरबीसी है वो क्या काम करती है? वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। क्या काम करती है वो? कार्बन डाइऑक्साइड का और ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन करती है। कहाँ? सेल टू लंग्स और लंग्स टू सेल। ठीक है, और डब्ल्यूबीसी क्या करती है? डब्ल्यूबीसी करती है रोगों से लड़ने की क्षमता डेवलप करती है, रोगों से लड़ती है। बाहरी सब्सटेंस जो बॉडी में एंटर करता है उससे डायरेक्ट भी लड़ती है। ठीक है, ये कई प्रकार की होती है डब्ल्यूबीसी। देखिए, जब आप डॉक्टर से अपना ब्लड टेस्ट कराते हैं तो वो टीएलसी लिखता है। वो क्या लिखता है? टीएलसी। टीएलसी का मतलब है टोटल ल्यूकोसी काउंट। तो ये जो ल्यूकेसी का मतलब क्या है? ये वाइट ब्लड सेल से ही मतलब होता है, डब्ल्यूबीसी से ही। तो डब्ल्यूबीसी दो प्रकार की होती है, वाइट ब्लड सेल दो प्रकार की है। एक को कहते हैं ग्रेनुलोसाइट और एक को कहते हैं एग्रेनुलोसाइट, या नॉन ग्रेनुलोसाइट भी कह सकते हैं आप इसे। ठीक है, ग्रेनुलोसाइट और नॉन ग्रेनुलोसाइट में क्या अंतर है? बस छोटा सा एक डिफरेंस है कि जहाँ ये उत्पन्न होती हैं अलग अलग स्थानों से होती हैं। कैसे? देखो, द ग्रेनुलोसाइट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द बोन मैरो। तो ये जो आपकी ग्रेनुलोसाइट्स है ये कहाँ बनती है? बोन मैरो में। वेयर एज द ग्रेनुलोसाइट्स ओरिजिनेटेड फ्रॉम द लिम्फॉइड, और ये कहाँ बनती है? आपके लिम्फॉइड टिश्यू में। कहाँ बनती है? आपके लिम्फ में या लिम्फॉइड टिश्यू में। कहाँ बनती है? लिम्फॉइड टिश्यू में। तो इनमें जो डिफरेंस है वो क्या है? जहाँ बोन मैरो, एक बनती है बोन मैरो में, एक बनती है लिम्फॉइड टिश्यू में। ठीक है, तो जो बोन मैरो में बनती है उनका अलग वर्क है, जो लिम्फॉइड टिश्यू में बनती है उनका अपना अलग वर्क है, वो अलग तरीके से काम करती है। ठीक है, अब देखिए इसमें लिम्फॉइड टिश्यू में जो बनती है, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल, डब्ल्यूबीसी
वाइट ब्लड सेल। ठीक है, तो ये है आपकी वाइट ब्लड सेल। अब देखिए इसमें WBCs यानी कि ल्यूकोसाइट्स, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट्स कहते हैं आपका TLC, टोटल ल्यूकोसाइट सेल, या काउंट भी कह सकते हैं। जब क्या करता है डॉक्टर इसको रिपोर्ट में लिखता है। तो देखो ग्रेनुलोसाइट्स एक टाइप्स, एक ग्रेनुलोसाइट्स दूसरा टाइप्स। दूसरा टाइप्स क्या है? ग्रेनुलोसाइट्स और ए ग्रेनुलोसाइट्स। तो जो ग्रेनुलोसाइट्स है वो क्या है? वह आपकी न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स, ये 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? न्यूट्रोफिल्स, एसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ए ग्रेनुलोसाइट्स आपकी 2 प्रकार की है, लिम्फोसाइट्स और मोनोसाइट्स। ठीक है, तो इनके जो अलग अलग टाइप्स हैं वो हम आपको आगे बताएंगे। देखिए इसमें, इसके आगे चलते हैं। देखिए एसिनोफिल्स का क्या काम है? एसिनोफिल्स, तो आप क्या पढ़ेंगे? पहले ग्रेनुलोसाइट्स पढ़ते हैं। पहले क्या पढ़ेंगे? ग्रेनुलोसाइट्स। तो उसमें कौन सा है पहला? एसिनोफिल्स। तो एसिनोफिल्स देखिए कैसी होती है, ये आपके एसिनोफिल्स का चित्र है, इसको देख के समझ सकते हैं कि एसिनोफिल्स कैसी होती है। तो देखिए एसिनोफिल्स क्या है? वाइट ब्लड सेल का एक पार्ट है। तो वाइट ब्लड सेल का पार्ट इसमें क्या करती है? सूजन वाले क्षेत्र में जाना, वहाँ उपस्थित पदार्थों की ट्रैपिंग करना। जैसे कहीं चोट लग जाती है और वहाँ सूज जाता है, वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, तो वहाँ जाके उसकी ट्रैपिंग करती है कि यहाँ कोई भारी सब्सटेंस है, उसको खाने का काम करती है, उसे खत्म करती है। कोशिकाओं को मारना, कोशिकाओं को मारने का मतलब है जो कोई गलत कोशिका है, डेड सेल है, उसको खत्म करती है वहाँ से। और एंटी पैरासाइटिक और एंटी बैक्टीरियल, यानी कि एंटी पैरासाइटिक का मतलब है कि बाहर से कोई इन्फेक्शन होता है अगर उस जगह पर जहाँ चोट लगी है, तो उसको भी खत्म करती है। और बैक्टीरियल का मतलब है कोई बैक्टीरिया आता है बाहर से, तो उसको भी समाप्त करने का ये काम करती है। ठीक है, तत्काल एलर्जी प्रतिक्रिया में भाग लेती है और सूजन को नियंत्रित करती है। तत्काल एनर्जिक, देखिए तत्काल एलर्जिक प्रतिक्रिया, जब भी शरीर में कोई एलर्जी होती है तो सबसे पहले यही सक्रिय होती है। कौन सी सक्रिय होती है? आपकी एसिनोफिल्स। तो एसिनोफिल्स सबसे पहले सक्रिय हो जाती है जब आपकी बॉडी में कभी कहीं, तो शरीर में किसी भी प्रकार की एलर्जी में यह सक्रिय हो जाती है और अपनी संख्या बढ़ाने लगती है। जैसे ही कोई एलर्जी, फंगल इन्फेक्शन, कुछ ऐसी समस्या आती है तो एसिनोफिल्स अपनी संख्या तेजी से बढ़ाने लगती है। ठीक है, मेन काम क्या है इसका? एंटीबॉडी के रूप में काम करना, वही है सारा दोनों वाइट ब्लड सेल का। अब देखिए बेसोफिल्स, इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो दूसरा है ग्रेनुलोसाइट्स का, उसे कहते हैं बेसोफिल्स। देखिए बेसोफिल्स का चित्र है। ठीक है, चित्र सांकेतिक होते हैं, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसी सेल नहीं होती। अब देखिए शरीर को एलर्जी, रोगजनक और परजीवियों से बचाती है। किससे बचाती है? एलर्जी से, कोई रोगजनक परजीवी होए या कोई ऐसा परजीवी पैरासाइट्स आ जाए बॉडी में, तो उससे बचाती है। क्या करती है? बेसोफिल्स रिलीज एंजाइम टू इम्प्रूव ब्लड फ्लो एंड प्रिवेंट ब्लड क्लॉट्स, अर्थात हिपेरिन बनाती है। मैंने आपको बताया था कि बॉडी में एक हिपेरिन प्रोटीन बनता है जो ब्लड में घूमता रहता है। कहाँ बनता है? मेन रूप से ये बनता है आपका लीवर में। लेकिन इसको ग्रो कौन करता है? इसको इम्प्रूव करने का काम कौन करती है? आपकी बेसोफिल्स। और ये बेसोफिल्स क्या करती है? जो आपकी बॉडी में ब्लड बहता है उसको यानी कि उसकी क्लोटिंग होने से रोकती है। उसकी क्लोटिंग होने से रोकती है, क्यों? क्योंकि हिपेरिन को रिलीज करवाती है। ठीक है, मेन काम क्या है? हिपेरिन को रिलीज करवाना। ठीक, समझ गए बेसोफिल्स का क्या काम है? अब आगे देखिए, इसके बाद आती है आपकी न्यूट्रोफिल्स, इसके बाद आएगी आपकी न्यूट्रोफिल्स। देखिए इसका चित्र इस तरीके से बनेगा न्यूट्रोफिल्स का। न्यूट्रोफिल्स ये ग्रेनुलोसाइट्स की थर्ड पार्ट है। इसका 3 प्रकार की होती है। मैं बताया इसका कार्य संक्रमण को रोकना है और यह फैगोसाइट्स का काम करती है। फैगोसाइट्स का मतलब है बाहरी सब्सटेंस को खाने का काम। जैसे मान लिया कोई बाहरी सब्सटेंस बाहर से आता है, कोई समस्या पैदा करता है, तो उसे खाने का काम करती है, उसे समाप्त कर देती है, उसे मार डालती है। कैसी है? ये है आपकी न्यूट्रोफिल्स। ठीक, आगे देखिए न्यूट्रोफिल्स के बाद में फिर आती है आपकी एग्रेनुलोसाइट। फिर है आपकी एग्रेनुलोसाइट।
ये है आपकी एग्रेनुलोसाइट्स। तो ये दो प्रकार की होती है, एक होती है मोनोसाइट्स और एक होती है लिम्फोसाइट्स। मैंने अभी शुरू में बताया था। तो देखिए मोनोसाइट्स का काम क्या है, ये इसका चित्र है। जो कीटाणु यानी कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगी और प्रोटोजोआ यानी कि जो प्लाज्मोडियम वगैरह होते हैं आपके, को ढूंढने और उन्हें नष्ट करने का काम करती है। संक्रमित कोशिकाओं को खत्म करती है। संक्रमित का मतलब है ऐसी कोशिकाएं जो संक्रमित हो चुकी हैं और अब क्या करेंगी, वो नुकसान ही पहुंचाएंगी, तो उन्हें क्या करती है, वो खत्म कर देती है। ठीक है। और आपके रक्त को और ऊतकों में रहते हैं, यानी कि खत्म करने के लिए आपके रक्त और ऊतकों में रहती है। यानी कि संक्रमित कोशिकाओं को खत्म करने के लिए आपके जो ऊतक हैं, टिश्यू हैं, उनमें रहती है। ठीक है। मोनोसाइट्स चोट लगने के इलाज और संक्रमण को रोकने में मदद करने के लिए अन्य श्वेत रक्त कणिकाओं को बुलाते हैं। बुलाने का मतलब है ये कुछ ऐसे सब्सटेंस रिलीज करते हैं जो दूसरी कोशिकाएं तेजी से क्या काम करने के लिए प्रेरित होती हैं और बाहरी सब्सटेंस से लड़ने के लिए तैयार होती हैं। ठीक है। तो ये मोनोसाइट्स का काम होता है। देखिए आपकी जो भी वाइट ब्लड सेल है वो आपके शरीर की रक्षा के लिए बनाई गई है, और रेड ब्लड सेल जो है वो आपके शरीर को एनर्जी देने के लिए बनाई गई है। यानी कि कुछ लोग ऐसे हैं जो शरीर को ऊर्जा देते हैं और कुछ लोग ऐसे हैं जो उसकी रक्षा करते हैं, जो डिफेंस का काम करते हैं, सैनिकों के रूप में काम करते हैं। जैसे देश में सैनिक होते हैं, सीमा पे रक्षा करते हैं, तो वो समझिए वो WBC है देश की। ठीक है। वो वाइट ब्लड सेल हैं। और जो अंदर से एनर्जी दे रहे हैं, जैसे आपका संस्थान होते हैं, जैसे मान लिया आपका जो प्रशासनिक सिस्टम है वो लोगों तक संसाधन पहुंचाता है, वो क्या करता है, बूस्ट करता है, एनर्जेटिक बनाता है, संसाधनों का इंप्रूवमेंट करता है, GDP बढ़ती है उससे। तो वो क्या है, वो सब आपका रेड RBC है, रेड ब्लड सेल के रूप में काम कर रहे हैं। तो WBC की संख्या कम है, देख लीजिए आप, सिपाहियों की संख्या कम होती है जो आपके सीमा पर रक्षा करते हैं। तो रक्षा कैसे करते हैं, बाहरी कोई व्यक्ति आतंकवादी आए या कोई बाहरी देश से आक्रमण हो तो तुरंत पहले वो खड़े हो जाते हैं। तो ऐसे ही WBC काम करती है। WBC का मेन काम ये है कि जब कोई भारी सब्सटेंस बॉडी में एंट्री करता है तो वो क्या करेगी, तुरंत खड़ी हो जाएगी आपके आगे आके मतलब जो उस सब्सटेंस के आगे जो एंटीजन एंट्री करता है, चाहे वो वायरस हो। अब जैसे कोरोना वायरस है, ठीक है, तो कोरोना वायरस आया तो जैसे ही बॉडी में एंट्री करेगा तो आपकी एंटीबॉडी तुरंत तैयार हो जाएगी। लेकिन वो जब तक लड़ेगी जब तक उसमें जान है, जब वो खत्म हो जाएगी तो वायरस तेजी से अपना काम करना शुरू कर देगा। बिल्कुल सैनिकों की तरह काम करती है, जैसे सैनिक काम करते हैं। तो देखिए इसको मोनोसाइट्स। अब एक होती है मोनोसाइट्स के साथ में दूसरी होती है लिम्फोसाइट्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लिम्फोसाइट्स के बारे में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, और मेन रोल शरीर में इन्हीं का होता है एंटीबॉडी बनाने का। देखिए ये लिम्फोसाइट्स है, दो प्रकार की होती है, B लिम्फोसाइट्स और T लिम्फोसाइट्स। और ये जो T लिम्फोसाइट्स है ये भी कई प्रकार की होती है, T1, T2, T3, ये T8 तक होती है। कितने तक होती है, T8 तक, और T4। तो सबसे पहले जो सबसे पहले आपकी सक्रिय होती है वो होती है T4 लिम्फोसाइट। T4 लिम्फोसाइट, तो सबसे पहले यही T4 लिम्फोसाइट सक्रिय होती है जब बाहरी कोई ऑब्जेक्ट एंट्री करता है बॉडी में। तो देखिए पहले बी लिम्फोसाइट्स के बारे में पढ़ेंगे। बी सेल क्या करती है, ये एंटीबॉडी बनाती है, यानी कि प्रोडक्शन करती है। ये क्या करती है, प्रोडक्शन करती है, जो हमलावर वायरस या बैक्टीरिया पर पकड़ बना सके और उन्हें नष्ट कर सके। एंटीबॉडी का प्रोडक्शन करने का काम किसका है, आपका बी सेल का, यानी कि लिम्फोसाइट्स की जो बी सेल है वो आपकी एंटीबॉडी को बनाने का काम करेगी। टी सेल क्या काम करती है, ये अटैक करती है। ये किसका काम करती है, ये अटैक का काम करती है। और किस पे अटैक करती है, कोई बाहरी सब्सटेंस जब बॉडी में एंट्री करता है तो तुरंत सबसे पहले ये तैयार होगी। और इसमें कौन सी तैयार होगी, T4 लिम्फोसाइट्स तैयार होती है सबसे पहले। तो T4 लिम्फोसाइट्स क्या काम करती है, देखो पहले इसे पढ़ते हैं। टी सेल आर डायरेक्ट फाइटर्स, टी सेल आर डायरेक्ट फाइटर्स ऑफ द फॉरेन इन्वेडर्स, यानी कि जो बाहर से कोई आक्रमणकारी है तो उस पर डायरेक्ट अटैक करती हैं। क्या करती हैं, डायरेक्ट अटैक करती है। एंड आल्सो प्रोड्यूस साइटोकाइन विच आर द बायोलॉजिकल सब्सटेंस दैट हेल्प एक्टिव अदर पार्ट ऑफ द इम्यून सिस्टम। ये क्या करती है, देखिए कैसे करता है इम्यून सिस्टम काम। बड़ा ही एक फिक्स सिस्टम बना रखा है शरीर में। देखो ये सेल है आपकी, ठीक, ये स्वस्थ सेल है, और ये आपका ये है आपका
यह है आपका वायरस, यह है वायरस, ठीक है, ये वायरस है। तो ये क्या करेगा, सेल पे आके बैठ जाएगा, ठीक। तो इसके जो ये बाहर के जो प्रोटीन सब्सटेंस होते हैं, ये एक पिगमेंट निकालते हैं जो सेल की वॉल को तोड़ देता है। तो जैसे ही सेल की वॉल टूटती है तो यहाँ से इसमें एंट्री कर जाता है। तो देख लीजिए ये इसमें एंट्री कर गया। अब ये एंट्री करेगा तो अपनी कॉपी बनानी शुरू कर देगा और इस पूरी की पूरी सेल को क्या करेगा, ये कैप्चर कर लेता है। इस सेल को कैप्चर करेगा, जैसे ही इसमें ये एंट्री करेगा सेल में, जैसे ही ये सेल में एंट्री करेगा तो इस सेल में आपकी जो टी लिम्फोसाइट है, और टी लिम्फोसाइट में कौन सी लिम्फोसाइट, T4 लिम्फोसाइट्स। तो T4 सबसे पहले इसके पास जाएगी। तो T4 देखेगी ये कोई भारी सब्सटेंस आया है, तो ये एक सब्सटेंस निकालती है, एक प्रोटीन निकालती है, एक प्रोटीन निकालती है। उस प्रोटीन का नाम क्या है, साइटोकाइंस। इसका नाम क्या है, साइटोकाइंस। इसे इंटरल्यूसिन भी कहते हैं, इसे इंटरल्यूसिन, इसे इंटरल्यूकिन या इंटरल्यूसिन एक ही बात है, इंटरल्यूकिन भी कहते हैं। ये इंटरल्यूकिन क्या करता है, जब T4 लिम्फोसाइट्स में इंटरल्यूकिन निकला तो ये दूसरी सेल के पास जाएगा, यानी कि दूसरी जो लिम्फोसाइट्स हैं सारी टी लिम्फोसाइट जितनी भी बनी बैठी हैं सब लड़ने के लिए, तो ये उनके पास सिग्नल पहुंचाएगा। क्या पहुंचाता है, सिग्नल। और ये सिग्नल जैसे ही इनके पास जाएगा, इनको सबको पता लग जाएगा कि बाहर से किसी ने आक्रमण किया है, तो सब तैयार हो जाइए और सब जाकर तेजी से किस पे, वायरस पे या बैक्टीरिया पे अटैक करते हैं। और तेजी से अटैक करने के साथ ही ये इसको समाप्त कर देती है, ठीक है। अब देखिए एड्स के वायरस में क्या होता है, या ऐसे वायरसों में क्या होता है, ऐसे वायरसों में क्या होता है जिनमें इम्यून सिस्टम तेजी से कमजोर होता है और उनकी वैक्सीन नहीं बना पाया आज तक। देखिए क्या होता है, एक होती है थाइमस ग्रंथि, एक होती है थाइमस ग्लैंड। थाइमस ग्लैंड में क्या होता है, लिम्फोसाइट्स बनती हैं, लिम्फोसाइट्स बनती हैं। ये बनती क्या है, यहाँ पे ट्रेंड होती हैं, इन्हें यहाँ पे ट्रेंड किया जाता है, यानी कि इन्हें ट्रेनिंग मिलती है। थाइमस ग्रंथि में ट्रेनिंग दी जाती है। कैसे ट्रेनिंग दी जाती है, जब बच्चा 12 साल तक होता है, यानी कि बचपन में 12-14 साल तक थाइमस ग्लैंड काम करती है। तो जब बच्चा गंदगी में खेलता है, मिट्टी में खेलता है, वायरस के टच में आता है, बैक्टीरिया के टच में आता है, पैरासाइट्स के टच में आता है, प्लाज्मोडियमों के टच में आता है, तो जैसे जैसे वो उनके टच में आता चला जाता है, बॉडी में जो थाइमस ग्लैंड है वो उनके प्रति एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देती है। तो जब बच्चे को बुखार आता है, तो बुखार आने का मतलब क्या है, वो सिग्नल भेजता है कोई भारी सब्सटेंस एंटर हुआ है। तो थाइमस ग्लैंड में उनकी ट्रेनिंग चलती है फिर कि इससे लड़िए, तो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती हैं वो, ठीक है। तो वो फिर ऐसी रखी रहती हैं आपके बॉडी में। फिर जब भी कभी भी आने वाले समय में अगर आपको कोई बीमारी होती है तो उसके लिए वो पहले से ही तैयार होती हैं। लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो नई तरीके से डेवलप होती हैं, वो स्ट्रेन होती हैं वायरस के, यानी कि नया स्ट्रेन आ जाता है, जैसे कोरोना वायरस आया तो वो उससे नहीं लड़ पाती, या एड्स का वायरस है वो उससे नहीं लड़ पाती। कारण क्या है, देखिए क्या होता है, जैसे मैं यहाँ बताता हूँ, T4 लिम्फोसाइट सबसे पहले एक्टिव होगी, मैंने बताया T4 एक्टिव हुई किसके लिए, किसके लिए, वायरस के लिए। अब जैसे ये वायरस है, ठीक है, तो ये वायरस है, ये वायरस है, ठीक है। तो इसने सेल को बताया T4 ने कि कोई बाहर से आया है, तो यहाँ पे इंटरल्यूसिन निकलेगा, इंटरल्यूकिन। तो सबसे पहले ये सब्सटेंस निकलता है इंटरल्यूकिन, ये एक प्रोटीन है। तो इंटरल्यूकिन जब निकलता है तो इसके ये जो प्रोटीन के जो ये प्रोटीन ऑब्जेक्ट जो हैं इसके वायरस के, ये इस इंटरल्यूकिन को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। ये इस इंटरल्यूकिन को क्या करते हैं, सोख लेते हैं। और जब ये इस इंटरल्यूकिन को सोख लेते हैं तो आगे ट्रांसफर सिग्नल जाता ही नहीं है। तो अगली जो सेल बैठी हैं, यानी कि जो दूसरी फैगोसाइट्स बैठी हैं, उन तक सिग्नल पहुंचता ही नहीं है। और जब सिग्नल नहीं पहुंचता तो फिर क्या होता है, फिर दूसरी आती है, फिर वो निकालती है इंटरल्यूसिन, तो फिर सिग्नल खत्म। तो ऐसे ही धीरे धीरे आपकी एंटीबॉडी कम होती चली जाती है बॉडी में, और आपका इम्यून सिस्टम गिरने लगता है, और आपका इम्यून सिस्टम, और ये पूरी की पूरी तरीके से इम्यून सिस्टम गिरने लगेगा। और इम्यून सिस्टम गिरेगा तो बॉडी कभी भी एक बुखार से भी समाप्त हो सकती है। तो एड्स जैसी बीमारियों में ये समस्या पैदा होती है कि इंटरल्यूसिन ही नहीं बनता जो दूसरी सेल को ये संकेत दे सके कि बाहर से कोई ऑब्जेक्ट आया है। अगर डॉक्टरों ने ये तरीका खोज लिया कि इंटरल्यूसिन बना दें किसी भी तरीके से और दूसरी सेल्स तक पहुंचा दें,
तो एड्स के वायरस को समाप्त किया जा सकता है, और किसी भी तरीके के ऐसे वायरस को। ठीक है, तो इसका मतलब ये टी सेल्स क्या करते हैं, आपकी फैगोसाइट्स हैं और बाहर से आई ऑब्जेक्ट से लड़ने का काम करती है। ठीक है, आगे देखिए प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का क्या काम है आपकी बॉडी में, देखिए प्लेटलेट्स यानी कि ये भी एक टाइप की क्या है, वाइट ब्लड सेल ही है। प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स आर द स्मॉल कलरलेस सेल फ्रेगमेंट इन द आवर ब्लड दैट फ्रॉम क्लोट्स एंड स्टॉप प्रिवेंट द ब्लीडिंग। प्रिवेंट ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग को रोकती है। किसको, आपकी जो वेन्स, जैसे मान लीजिए ये वेन्स जा रही है, ये वेन्स जा रही है, ये वेन्स है, तो इसमें ब्लड बहता है। अगर इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए, अगर इसमें प्लेटलेट्स की संख्या कम हो जाए तो इसी से बाहर, इससे ब्लड बाहर आने लगेगा, इसमें लीकेज होने लगता है। इसमें क्या होने लगता है, लीकेज होने लगता है और ब्लड की क्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। तो देखिए जब किसी डेंगू जैसी बीमारी में ब्लड में बहुत तेजी से प्लेटलेट्स कम होती हैं तो डॉक्टरों को ये समस्या होती है कि जैसे ही ब्लड का प्लाज्मा लीकेज होने लगेगा नीचे की तरफ, वेन से बाहर निकलने लगेगा, तो बीपी बहुत ज़्यादा गिर जाएगा। और बीपी गिरने का मतलब है आपको चक्कर आना, तुरंत आप कोमा में जा सकते हैं या मृत्यु हो सकती है। इसलिए डॉक्टर क्या करते हैं, ड्रिप लगा के रखते हैं। और जब देखो दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं है जो प्लेटलेट्स बना दे। ये जो आपको लिखा आता है ना पाउच पे प्लेट ऐसी गोली आती हैं, या पपीते के पत्ते खाते हैं, कुछ खाते हैं, कुछ नहीं होता, किसी में प्लेट नहीं बढ़ सकती। दुनिया में कोई दवाई ही नहीं है जो बॉडी में प्लेटलेट्स बढ़ा दे। वो आपका इम्यून सिस्टम अपने आप ही चीज़ों को बढ़ाता है, बस आप इंतजार कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि जो वायरस होता है डेंगू का वायरस, वो 5 दिन तक सक्रिय होता है और 5वें दिन से 6ठे दिन आपकी बॉडी उसे धीरे धीरे समाप्त करने लगती है, आपकी एंटीबॉडीज पर काम करने लगती है। तो 5 दिन तक तो आपको झेलना ही झेलना पड़ेगा। इसलिए दवाइयाँ केवल सपोर्ट सिस्टम होती हैं, बॉडी को सपोर्ट दे के रखना है। और इसमें क्या है, ड्रिप चढ़ा के रखना है जिससे ब्लड की तरलता बनी रहे और बीपी डाउन ना हो। तो बीपी डाउन होने से तुरंत हार्ट काम करना बंद कर देगा और मृत्यु हो सकती है। जब आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज़्यादा कम होने लगती हैं तो फिर डॉक्टरों की मजबूरी होती है ब्लड चढ़ाने की, यानी कि दूसरी प्लेटलेट, यानी कि एक डिफ्यूजन सिस्टम आता है, उस पर ब्लड डलता रहता है, प्लेट्स निकलती रहती हैं और दूसरी साइड से चढ़ती रहती हैं। अगर ऐसे दवाइयों से कहीं प्लेटलेट्स चढ़ाई जाती तो कहीं से दवाई खरीदी और प्लेट खा ली तो चढ़ जाती, कुछ नहीं होता। चाहे बकरी का दूध पी लो, चाहे पपीते के पत्ते खा लो, चाहे गिलोय खा लो, कुछ खा लो, कभी प्लेटलेट्स नहीं बढ़ेगी। ये सब क्या है, ये है आपके सपोर्ट सिस्टम। ये सब आपके क्या है, सपोर्ट सिस्टम है। ठीक है, तो मेन बात क्या है, आपकी बॉडी खुद ही आपकी जो बाहरी वायरस है उससे खुद ही लड़ती है और कोई काम किसी का नहीं होता। दवाई केवल सपोर्ट सिस्टम है। तो ये क्या करती है, क्लोट्स को जमने से रोकती है और प्रिवेंट करती है ब्लीडिंग को। तो जैसे ये कम होएगी तो क्लोटिंग होनी शुरू हो जाएगी और ब्लीडिंग होनी शुरू हो जाएगी, बाहर निकल वेन्स लीकेज हो जाएगा। तो देखिए यह रक्त की तीसरी महत्वपूर्ण कोशिका है और केवल स्तनधारियों में पाई जाती है, केवल स्तनधारियों में पाई जाती है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता, अनिश्चित आकार होता है। इसकी संख्या कितनी होती है, 1.5 लाख से 4.5 के बीच में होती है। ठीक है, डॉक्टर यही तो नापते रहते हैं। किसी किसी की प्लेटलेट्स 5000 पहुंच जाती हैं, तो 5000 का मतलब है अब आपको खतरा है, अब बाहर से प्लेट चढ़ानी पड़ सकती है। ठीक है, इसकी संख्या घटने से शरीर के लिए सही नहीं माना जाता। जब इसकी संख्या 50 से कम हो जाती है तो जीवन को खतरा उत्पन्न हो सकता है, जैसे डेंगू जैसी बीमारियों में ये समस्या पैदा होती है। ठीक है, तो ये देखिए आपने देखा कि आपकी वाइट ब्लड सेल कैसे काम करती है। ये है आपकी प्लेटलेट्स, ये है आपकी प्लेटलेट्स। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी, आपकी क्लास इतनी ही रोकते हैं। इसके बाद हम परिसंचरण तंत्र में हार्ट पढ़ेंगे। आपका हार्ट यानी कि हृदय, और हृदय के क्या फंक्शन है, कैसे काम करता है। ठीक है, नमस्कार, बने रहिए हमारे साथ।